और उस मोमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ मेरे ज़हन में बार-बार आती रही कि काश, 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 काश मैं 2003 वापस जा पाता और उस अंकुर वारिकू को बोल पाता that everything will be okay. Everything will be okay. मेरे चैनल में मैं ज़्यादातर फ़ाइनेंस के बारे में बात करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स के बारे में बात करता हूँ, करियर के बारे में बात करता हूँ। आज का ये वीडियो इन सब में से किसी भी चीज़ में नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद मैं इस कंटेंट के बारे में ज़्यादा कुछ बनाऊँगा भी नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, फॉलो करने से यही कंटेंट फिर से नहीं मिलेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं करें, बिकॉज़ आई एम कन्विंस्ड कि इस दुनिया का हर एक शख्स इस चीज़ से गुजरता है जिस चीज़ से मैं गुजरा था। एंड होपफुली थ्रू माय ओन एक्सपीरियंसेस, माय ओन स्टोरीज आपको कहीं उस पूरी चीज़ में होप दिखाई देगी। ये स्टोरी है मेरी एट द एज ऑफ 23 और मुझे याद है सितंबर 2003 की बात है। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया था क्योंकि उस समय मुझे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो मुझे सुनकर ये बता सके कि जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ वो सही डिसीजन है। और मुझे अभी भी याद है कि उस दोस्त ने मुझे ये बोला था कि अंकुर, तेरे पास फिजिक्स की डिग्री है और अब तू सोच रहा है कि तू ये फिजिक्स की डिग्री छोड़कर वापस हिंदुस्तान आएगा, लेकिन जब तू आएगा ना तेरे को कोई नौकरी नहीं देगा क्योंकि किसी को भी फिजिक्स का ग्रेजुएट नहीं चाहिए। एंड लास्ट ऑफ ऑल एक ऐसा इंसान जो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आया। एंड मैंने उसको इसलिए कॉल किया था क्योंकि वो मेरे साथ फिजिक्स पढ़ता था इन माय बैचलर्स प्रोग्राम। एंड फिर उसने फिजिक्स छोड़कर एक बिजनेस लाइन अडॉप्ट करी, तो मुझे लगा था कि वो ये समझ पाएगा, पर वो भी नहीं समझ पाया। एंड उस रात, और वो रात अभी भी जब भी मैं आंखें बंद करके उस रात के बारे में सोचता हूँ बिल्कुल मेरे सामने आ जाती है। मैं इतनी बार उस रात को सोने की कोशिश करता रहा, नहीं सो पाया, बार बार उठता रहा, पसीने, दिल की धड़कनें तेज हैं। आई वॉज कन्विंस्ड कि मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है क्योंकि 23 साल की उम्र में मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कठिनाई का सामना कर रहा था और वो थी मेरे दिमाग की ये एक कंक्लूजन कि जो मैं जिंदगी में कर रहा हूं उससे मैं खुश नहीं होऊंगा। और बहुत सारे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो शायद इससे गुजर चुके हैं या इससे अभी गुजर रहे हैं कि जो भी आप जिंदगी में कर रहे हैं आपको यकीन है कि उस चीज से आप जिंदगी में कभी खुश नहीं होंगे, पर फिर भी आप कर रहे हैं। मजबूरी हो सकती है। मेरे केस में एक बहुत ही अजीब सी चीज थी कि जिस चीज को मैं कर रहा था उस चीज को करने में मैं अच्छा था। मैं फिजिक्स में वाकई अच्छा था, मैं क्लास में अव्वल नंबर था, बहुत अच्छे से एग्जाम पास कर रहा था, बहुत खूबी से बढ़ते जा रहा था टुवर्ड्स द गोल दैट आई हैड व्हिच वाज टू बिकम अ स्पेस साइंटिस्ट। मैं यूएस जाकर एक स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता था और वो हर एक चीज जो मैं चाहता था मेरे साथ हो रही थी। 22 साल की उम्र में मैंने अपना दिल्ली लाजपत नगर का घर छोड़कर यूएस जाने का डिसीजन लिया। पूरे खानदान में पहला शख्स जो बाहर जाकर पढ़ने के लिए जा रहा था। कोई भी तरीका नहीं था उस चीज़ को फंड करने का, तो सिर्फ एक ही तरीका था कि 100% स्कॉलरशिप मिले, कि कॉलेज तुम्हें किसी रूप में असिस्टेंटशिप दे या स्कॉलरशिप दे जिससे आपको पढ़ाई का खर्चा ना करना पड़े। और वो हुआ था। तो हर एक वो चीज़ जो मैंने जिंदगी भर के लिए तैयारी करी थी मेरे साथ हो रही थी। लेकिन एक ही साल के अंदर ये बहुत ऑब्वियस था कि ये मुझे नहीं करना है। मैं खुश ही नहीं था। रोज सुबह उठता था और ऐसा लगता था कि अपने पैर ड्रैग करके क्लास की तरफ जा रहा हूँ। वो जो सारा काम करना था कर रहा था, मैकेनिकली कर रहा था, रोबोटिकली कर रहा था, अच्छा कर रहा था, लेकिन खुशी से नहीं कर रहा था। और उस समय पे सिर्फ एक ही भार था, एक्सपेक्टेशंस का। मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस, मेरे माँ बाप की मेरे से एक्सपेक्टेशंस,
मेरी पूरे फैमिली की मेरे से एक्सपेक्टेशंस, मेरे पूरे दुनिया की, मेरे दोस्तों की, वो हर एक शख्स जो ये जानता था कि अंकुर वारिक को यूएस जाके एक स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता है, क्योंकि वो पिछले 8 साल से यही बोले जा रहा था। उसने हम सबका दिमाग खराब कर दिया था कि मैं यूएस जाऊंगा, स्पेस करूंगा, नासा करूंगा, एक पीएचडी करूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा। और मुझे यही लगता था कि अगर ये सब छोड़कर मैं वापस आ गया तो हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशंस को मैं कुचल के रख दूंगा। एंड इस चीज का भार जो है, एक्सपेक्टेशंस का जो भार है, बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है। मेरे सारे दोस्त स्कूल और कॉलेज के बढ़िया से नौकरी कर रहे थे। हर एक इंसान सॉर्टेड लग रहा था, हर एक इंसान ऐसा लग रहा था कि वो जिंदगी में जो चाहता था उन्हें मिल गया है, जिंदगी से खुश थे हर एक इंसान, मेरे को छोड़कर, हर एक इंसान मेरे को छोड़कर। तो वो जो खुशी थी ना, जो मुझे लगता था कि मुझे मिलेगी जब मैं यूएस जाऊंगा, जब मैं वो पूरी पढ़ाई करूंगा, वो धीरे 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 मुझे जाती हुई दिख रही थी। मैं अब 24 साल का हो चुका था, 2 साल बिता दिए थे इस कोर्स को करने में मैंने, और मैं एकदम घुमा हुआ था, कंप्लीटली लॉस्ट। और इस सब के बीच में सिर्फ एक ही क्लैरिटी थी, एक सवाल, कि अगर मैं खुश नहीं हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, अगर मैं खुश नहीं हूं, तो कुछ भी करने का क्या फायदा? अगर मैं अपनी जिंदगी से खुश ही नहीं हूं, तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उस जिंदगी में, उस चीज को करने का क्या फायदा है? What is the point of everything and anything if I'm not happy with where I am in life? और यही सिर्फ एक क्लियर सवाल था, इसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास, कोई जवाब नहीं था, पर सिर्फ ये सवाल था। एंड इस सवाल को अपने दिमाग में रखकर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी यूएस की डिग्री, अपनी पढ़ाई छोड़कर, यूएस छोड़कर हिंदुस्तान वापस आऊंगा। क्या मुझे पता था ये मेरे लिए राइट डिसीजन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मुझे पता था ये मेरे लिए बेस्ट डिसीजन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं इस पाथ पर चलता रहा तो जो डाउन साइड है ना, जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, वो बहुत डरावना है। और वो है एक ऐसी जिंदगी जिससे मैं खुश नहीं हूं। और ऐसी जिंदगी और इस रिस्क ऑफ डाउन साइड के साथ तो मैं नहीं खेल सकता था। तो डिसाइड किया वापस आना। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। वो माँ बाप का चेहरा देखकर ही इतना बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी उम्मीदें तुम्हारे इस डिसीजन पे जोड़ी हुई थी। हम बहुत ही साधारण सी फैमिली से हैं, कभी भी जिंदगी में पैसा नहीं था, जितना कमाते थे उतना ही खर्च हो जाता था। और बहुत साल बाद एक ऐसा होप दिखना शुरू हुआ था कि अंकुर के थ्रू शायद हमारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने धोखा दिया था अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, खुद को। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूजर हूं, सबसे बड़ा लूजर। वापस आया 24 साल की उम्र में, कोई क्लैरिटी नहीं, कुछ आइडिया नहीं कि क्या होगा। एक चीज पता थी कि वापस आकर सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे भागना है। पैसे नहीं थे, घर में नहीं थे। पिताजी ने एक नई बिजनेस शुरू करी थी, पहली बार। 40 साल तक वो एक एम्प्लॉई थे, किसी के और के लिए काम करते थे। अब उन्होंने धीरे धीरे अपना बिजनेस एक शुरू किया। उसकी शुरुआत सही नहीं हुई, बहुत सारा कर्ज हमारे ऊपर जुड़ गया। तो ये क्लैरिटी थी कि जो जिंदगी में करना है उसको तो सोच ही लेंगे कि सबसे पहले एक नौकरी चाहिए। सारे दोस्तों से पूछा कि अगर उनकी कंपनियों में कोई नौकरी है, और एक ने बोला हाँ है, देखो क्या होता है। तो बैठा इंटरव्यू में, अच्छे से हुआ, क्लियर भी हो गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है।
और मेरे दिमाग में था कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे 10,000 रुपये महीने से ज्यादा देगा, और 10,000 रुपये में मेरा चल जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने जवाब दिया कि I've never worked before, so I have no expectations. तो जो भी आपका रोल का बजट था, I'm okay with that. तो मेरी जिंदगी की पहली नौकरी लगी और वो मुझे हाथ में 15,000 रुपये महीना देती थी, more than what I thought I would make. और वो 15,000 रुपये बहुत लगते थे उस समय पे, बहुत ज्यादा लगते थे। NIS स्पार्टा के नाम से वो कंपनी थी। मैं उनके लिए ट्रेनिंग कंटेंट बनाता था। तो एक ऐसी कंपनी थी जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देती थी। तो उनके लिए एक ऐसी टीम बनाई गई जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लिखेगी, बनाएगी। तो मैं उस टीम का एक भाग था और मेरे चारों तरफ MBA स्टूडेंट्स थे, बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट से, IIM से, FMS से। और एक फिजिक्स डिग्री के साथ मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ हूं, मैं कितना छोटा हूं इनसे। मुझे जिंदगी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होता है, IT क्या होता है, HR क्या होता है, सप्लाई चेन क्या होता है। सिर्फ एक चीज पता थी और वो थी लिखना आता था। तो उस लिखने के चलते और मेरी जिज्ञासा के चलते मैं काम करता रहा। एंड आई डोंट नो व्हाई, मेरी जो सुपर बॉस थी, तो बॉस की जो बॉस थी, वो मुझे बड़ा प्यार करती थी। I don't know, she felt like a motherly instinct towards me कि भाई 24 साल की उम्र में इतने सारे दिग्गज लोगों के बीच में फाइट मार रहा है, तो उन्हें ऐसा शायद लगता था कि मेरे में पोटेंशियल है, तो मेरे साथ वक्त बिताती थी। और ऐसे ही एक ओकेजन में उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड हैं वो एक नए बिजनेस स्कूल के जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है उसके डीन है। और उस समय मैंने पहली बार ISB का नाम जाना, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो अगला एक हफ्ता मैंने पूरा रिसर्च किया ISB के बारे में, एंड आई वाज फैसिनेटेड। 1 साल का प्रोग्राम MBA का, जो कि बहुत सारे मेरे लोगों ने बोला था, भाई तुम कंफ्यूज्ड हो तो तुम वही चीज करो जो बाकी कंफ्यूज लोग करते हैं, एक MBA डिग्री कर लो। मेरे लिए वो सही एडवाइस नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा तो MBA किया था। मैं खुद फिजिक्स करते हुए फिजिक्स की डिग्री कर रहा था और फिर मुझे वो पसंद नहीं आई, तो मुझे क्या पता था कि वो MBA डिग्री मुझे पसंद आएगी। लेकिन 1 साल का प्रोग्राम एक्साइटिंग लग रहा था, क्योंकि 1 साल के अंदर पता चल जाएगा कि क्या होगा, क्या मिनिमल डैमेज इफ यू विल। वर्क एक्सपीरियंस, पीयर ग्रुप, वो सारे लोग जो एक्चुअली काम कर फिर पढ़ने आए हैं, ग्लोबल फैकल्टी, और बहुत 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 महंगा प्रोग्राम। उस समय पे 15 लाख रुपए का। अभी शायद कम लगते हैं, क्योंकि अभी शायद ISB का प्रोग्राम कुछ 35 लाख रुपए का है, लेकिन उस समय में 2005 की बात है, 15 लाख रुपए हमारे लिए was multiple crores of rupees। जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा था, लेट अलोन होना। तो मैंने अपने जो 15,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती थी, उसमें जो भी कुछ खर्चा होता था उसे एकदम कम कर दिया। लाइक बाहर जाना कम, फालतू चीजों पे खर्चा कम, एंड जितना भी पैसा मैं बचा सकता था GMAT की तैयारी के लिए बनाया, उसकी किताबें खरीदी। GMAT का एग्जाम जो काफी महंगा होता है, मेरे ख्याल से उस समय पे कुछ $100 का होता था, तो वो 5,000 रुपए का एग्जाम उस समय पे US डॉलर करीब 50 रुपए का था। एग्जाम दिया, डिसेंट से नंबर आए। फिर ISB का जो पूरा रिकमेंडेशन का प्रोसेस है या एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है। उसके लिए कुछ कैट वैट नहीं देना होता, एक GMAT का एग्जाम देना होता है और फिर एसेज लिखने होते हैं कि आप क्यों ये MBA करना चाहते हैं, क्या आपका जिंदगी में ऑब्जेक्टिव है। और फिर एक रिकमेंडेशंस वाला पार्ट होता है, जहां वो लोग जो आपके साथ काम कर चुके हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं, या वो आपके बारे में जो भी आपकी अच्छाइयां हैं और बुराइयां हैं वो ISB एडमिशंस टीम को बताते हैं। अब मुझे लग रहा था डर कि अगर मैं अपने NIS स्पार्टा के बॉस से जाकर ये बोल दूं कि भाई अभी तो नौकरी शुरू करी है, लेकिन अब मैं MBA कर रहा हूं, तो ISB का रिकमेंडेशन आप देंगे, शायद वो दे भी देते। लेकिन फिर तो मुझे लगा कि भाई वो नौकरी से ही ना निकाल दे, और मेरे लिए ये पैसे बहुत जरूरी थे उस समय पे। तो मैंने ISB से पूछा कि क्या जो मेरे प्रोफेसर्स हैं जो मुझे कॉलेज में पढ़ाते हैं वो मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। और उस समय ISB नया स्कूल था, तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि US से आए हैं, थोड़े अच्छी एक्सपीरियंस के साथ ही आए होंगे, शायद प्रोफेसर्स भी अलग होंगे, तो उन्होंने हाँ बोल दी।
फिर मैंने अपने यूएस के प्रोफेसर से पूछा कि क्या वो मुझे रेकमेंड करेंगे, और उनका फ्रैंकली कोई मतलब नहीं था मुझे रेकमेंड करने का। फिजिक्स के प्रोफेसर एमबीए के स्टूडेंट को रेकमेंड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उस स्टूडेंट को वो पढ़ा चुके हैं। डजंट मेक सेंस। पर उन्होंने भी हाँ बोल दी, तो मैंने अप्लाई किया। इंटरव्यू के लिए मैं सेलेक्ट हुआ, शॉर्टलिस्ट हुआ। मुझे याद है ताज होटल में दिल्ली के इंटरव्यू था। मैं बैठा हुआ हूँ, पता नहीं क्या पहना हुआ था, लेकिन मेरे चारों तरफ मुझे ये याद है कि बड़े ही प्रिम एंड प्रॉपर लोग थे, लाइक एकदम सूटेड फूटेड लड़के लड़कियां, बिल्कुल इमैक्युलेटली ड्रेस्ड। लग रहा था कॉन्फिडेंट, काम किया हुआ है, जिंदगी में कुछ अचीव किया हुआ है। मैं एक फिजिक्स ड्रॉप आउट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाता हूँ, 15,000 रुपए कमाता हूँ, 25 साल का हो चुका हूँ। I don't know why I was there. I just didn't feel like I belonged. इंटरव्यू शुरू हुआ और इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप आईएसबी के बाद क्या करना चाहते हैं। मैंने बोला फाइनेंस। कोई बेसिस नहीं था, बोल दिया। उन्होंने मेरा रेज्यूमे, उस समय पे पेपर रेज्यूमे देने होते थे, पेपर रेज्यूमे ऐसे उठाया और बोला कि अगर मैं उस टीम में होता जो आपको शॉर्टलिस्ट करने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, तो मैं इस रेज्यूमे को कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं करता। और ये कहकर उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरा रेज्यूमे गिरा दिया। तो मुझे तो लगा नहीं होगा, बट आई डोंट नो हाउ और व्हाई हो गया। दैट 1 year जस्ट कंप्लीटली चेंज्ड माय लाइफ। सब कुछ बदल गया। कॉन्फिडेंस आया, अपने आप को समझने का एक अपॉर्चुनिटी मिला, बहुत अपने आप को जानने की कोशिश करी। आईएसबी में गया था एक नौकरी के लिए, एक चेंज ऑफ प्रोफेशन के लिए, एक करियर के लिए, लेकिन पता नहीं था कौन सी कंपनी, कौन सा प्रोफेशन, कितनी नौकरी, कितनी सैलरी। क्योंकि ये ज्यादा जरूरी था कि मैं आईएसबी जाऊं अपने आप को ढूंढने के लिए, मैं इस जर्नी को अंडरटेक करूं ये समझने के लिए कि मैं किस चीज में अच्छा हूं, किस चीज में अच्छा नहीं हूं, कौन सी चीजें मुझे जिंदगी में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। 2015, 10 साल बाद मैं काम के लिए यूएस जा रहा था, लेकिन ज्यादातर मैं न्यूयॉर्क जाता था या सैन फ्रांसिस्को जाता था, जो 2 एक्सट्रीम्स हैं। मिशिगन जहां मैं पढ़ा था वो थोड़ा बीच में है। तो मौका मिला कि मैं शिकागो जा रहा था, तो सोचा कि इस बार मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी चलते हैं। पहली बार 2004 के बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी विजिट कर रहा था। और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे याद है 2003 का एक दिन, मेरे पास एक कैमरा था। ये एक ऐसा वक्त था जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं हिंदुस्तान वापस आऊंगा। कोई भी मेरी दुनिया में इस डिसीजन से खुश नहीं था। मैं खुद नहीं जानता था कि ये डिसीजन सही होगा कि नहीं। हाथ में कैमरा लिए मैं चल रहा था, बहुत लॉस था, बहुत स्ट्रेस था, बहुत चिंतित था। समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में क्या हो रहा है। और एक बहुत बड़ा सा मैदान आया, खाली, बहुत खूबसूरत, और उसके सामने एक फेंस था। लकड़ी की मोटी मोटी फेंस थी और उसके कनेक्टिंग बार्ब वायर थी। तो एक बहुत खूबसूरत सा एक सीन बन रहा था जहां एक फेंस है, लेकिन एक फेंस जो है एक बहुत खुले मैदान को बाउंड्री दे रहा है। और मैंने उस मोमेंट की फोटोग्राफ खींची, जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड मुझे अभी भी याद है जब उस फोटोग्राफ को मैं खींच रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ही फोटोग्राफ है, कि अंदर तो बहुत बड़ा सा एक मैदान है, लेकिन एक बाउंड्री है। कुछ तो है जो मुझे रोक रहा है, कुछ तो है जो मुझे बोल रहा है कि शायद तुम इतने खुले नहीं हो जितना तुम्हें लगता है तुम हो। और जब 2015 में मैं वापस मिशिगन स्टेट गया तो मैंने अपने आप से पूछा कि वो जगह क्या अभी भी होगी? जाहिर सी बात थी कि मुझे नहीं लगता था कि वो होगी।
तो गाड़ी चलाकर उस जगह को, याद था मुझे वो जगह कहाँ है, मैं गया उसके पास, गाड़ी से उतरा, थोड़ा सा चल के जाना था उस जगह के लिए। और उस जगह पे मैं जब पहुंचा तो मैं आपको यकीन भी नहीं दिला सकता कि वो जगह ऐसी लग रही थी जैसे बिल्कुल 2003 में मैंने खींची थी, बिल्कुल वैसे ही, कुछ नहीं बदला था। वो खुला मैदान वैसे था, वो फेंस वैसी थी, वो बार्ब वायर वैसी ही लग रही थी। डिफरेंस सिर्फ यही था कि मैं आजाद था, आई वॉज फ्री। और उस मोमेंट में सिर्फ एक ही चीज मेरे जहन में बार बार आती रही कि काश 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 मैं 2003 वापस जा पाता और उस अंकुर वारिकू को बोल पाता that everything will be okay, everything will be okay, everything will be okay। एंड इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप जिस भी चीज से जिंदगी से गुजर रहे हैं, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, चाहे वो एक एग्जाम हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक नौकरी हो, अगर आप अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, अगर आप अपने आप को एक ऐसे सर्कमस्टेंस में पाते हैं जहां लोगों की एक्सपेक्टेशंस, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस आप पे इतनी भारी हो चुकी हैं कि आपको लगता है कि आप इसे और नहीं सहन कर पाएंगे, then I just hope that आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को बता सकते हैं that it's going to be okay, you will be okay, it's going to be okay, that's it।